नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज खुशी का दिन है, जश्न का दिन है और पूरी दुनिया में जो लुटेरे हैं, जो दुनिया भर के पूंजीपति हैं और उससे भी ऊपर एक एलीट क्लास है, जो गिनती के उंगलियों पे गिनने लायक लोग हैं, जो पूरी दुनिया को नियंत्रित करके निचोड़ लेना चाहते हैं, उनकी एक हार हुई है। और जो बड़ी जीत हुई है वो खालिस्तानियों की हुई है। खालिस्तानियों की, हाँ, हमारे देश में जो मेहनत करने वाले और सड़कों पर विरोध करने वाले किसान हैं, उनको हमारे देश में एक बड़ी संख्या में लोगों ने खालिस्तानी नाम दिया था। जर्मनी के, फ्रांस के, पूरे यूरोप के खालिस्तानी जीत गए हैं, किसान जीत गए हैं। एक हफ्ते से किसान मजबूत आंदोलन कर रहे थे। उन्हें यहाँ की तरह महीनों लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, लेकिन वो सड़कों पर थे अपने ट्रैक्टर के साथ, अपने मवेशियों के साथ। सड़कों पर टायर जला रहे थे, रास्ते जाम कर रहे थे और यूरोपियन यूनियन के ऊपर दबाव बना रहे थे कि भाइयों सुधर जाओ, अपने लक्षण सुधार लो, वरना हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। क्या था मसला, इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक वीर गाथा सिर्फ एक जीत जाने का मसला नहीं है। ये मसला है कि किस तरह से पूरी दुनिया को कब्ज़े में, शिकंजे में, गुलामी के चंगुल में लेने की एक ज़बरदस्त साजिश चली आ रही है और वो साजिश कैसे मुल्कों को बर्बाद कर रही है। और ये जो साजिश है, ये साजिश हमेशा याद रखिए, हर धोखा गुलाबी सपने के साथ शुरू होता है। दुनिया को गुलाबी सपना दिखाया गया था और हमारे मोदी जी भी श्रद्धा भक्ति से उस समझौते पर दस्तखत करके आए थे। मैंने वीडियो बनाया था। है ये कि उर्सुला वॉन डर लियन, जो यूरोपियन कमीशन की हेड हैं, उन्होंने वो सारे के सारे नियम और नीतियां वापस ले ली हैं जो कल या परसों हमारे ऊपर लागू होने वाली थी। नियम और नीतियां क्या थीं? एक आजकल पूरी दुनिया में ग्रीन हाउस गैस के नाम पर, एमिशन कट के नाम पर, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में बड़े बड़े जो पावरफुल लोग हैं उनका एक ड्रामा चल रहा है। अमेरिका उसको लीड कर रहा है। अमेरिका के गुलाम उसके कदमों में लेटे हुए हैं। वो है नेट ज़ीरो का ड्रामा। ये मेरे विचार हैं। वो है नेट ज़ीरो का ड्रामा। नेट ज़ीरो एक ऐसा ड्रामा है जिसमें एमिशन को, यानी कार्बन को कम करने के नाम पर पूरी दुनिया में देशों के ऊपर कुछ शर्तें थोपी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि हम पर्यावरण को ठीक करना चाहते हैं और दुनिया में जो कार्बन है वातावरण में, उसको कट करना है। इसके नाम पर एक समझौता हुआ। हमारे मोदी जी भी उसमें बहुत सारे वादे करके आए हैं। मैंने इस पर वीडियो बनाया है और 2070 तक भारत ने ये वादा किया है कि हम धरती से भारत की जितना कार्बन छोड़ेंगे उतना कार्बन ख़त्म करेंगे, यानी पर्यावरण को हम ज़ीरो कार्बन देंगे। आप कहेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। तो पर्यावरण की बात है। इसी पर्यावरण की आड़ में मुझसे और आपसे खाना छीनने की साजिश हो रही थी। क्या साजिश थी? थोड़ा पीछे चले जाएं। श्रीलंका 2019 में श्रीलंका को अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला बनाया गया। वहाँ का जो करप्ट लीडर था, जिसको बाद में अपना देश छोड़ के भागना पड़ा, उस आदमी से कहा गया कि तुम अपने देश में पहले इसको लागू करो, फिर हम देखते हैं कि इसका क्या असर पड़ता है। उस आदमी ने, ये ओपिनियन पीस है पूरा, उस आदमी ने अपने देश में एक नियम लागू किया कि हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे। श्रीलंका के 20 लाख किसानों को कहा गया कि अब आप फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करोगे, अब आप खेती में बाकी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करोगे। फिर आप कहोगे, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग, पूरी दुनिया में, जिनको ये सिखाया पढ़ाया गया है कि सिर्फ ऑर्गेनिक खेती ही आपके लिए बेहतर है, ताकि आप इस जाल में फंस जाएं। ये एक लंबा तंत्र, इंटरनेशनल जो एलीट क्लास है, दुनिया की जो रूलिंग एलीट क्लास है, जिसको कोई डीप स्टेट कहता है, कोई डार्क स्टेट कहता है, वो प्रपंच रच रहा है आपके आसपास। तो क्यों? क्योंकि अगर दुनिया में फूड कम पैदा होगा तभी फूड से माल निचोड़ा जा सकेगा।
बताने की ज़रूरत नहीं है कि अमेरिका का सबसे बड़ा किसान बिल गेट्स है, सबसे ज़्यादा ज़मीनें उसके पास में हैं और वो उन ज़मीनों से ज़्यादा पैसे बनाना चाहता है। निश्चित तौर पे दुनिया में भोजन की अब कमी नहीं है, हमारे लिए खाने भर का खाना मिल जाता है। पहले वाले हालात नहीं हैं जब हमको हरित क्रांति करने की नौबत आ गई थी। और ये बात हम सबके लिए, आम लोगों के लिए राहत की बात है, लेकिन इंटरनेशनल एलीट जो लोग हैं, जो भोजन के धंधे से जुड़े हुए लोग हैं, जो भोजन से माल बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं फूड की सप्लाई कम हो दुनिया में। जितना कम खाना मिलेगा उतना ज़्यादा लोग पैसा देकर खरीदेंगे, उतना ज़्यादा लोग अपनी जान देकर खरीदेंगे और उतने ज़्यादा लोगों को हम चूस सकेंगे, उनसे काम ले सकेंगे। क्योंकि अभी तो मकान की ईएमआई से तो गुलामी है, किराए के घर में रह लोगे तो आप अफोर्ड कर लेते हो, लेकिन जब खाना ही नहीं मिलेगा तो आप मजबूर होकर गुलामी करोगे किसकी? कैपिटलिस्ट फोर्सेस की, और वो आपसे जो चाहे काम कराएंगे। जैसे आज ईएमआई के कारण आप गुलाम हो, वैसे फूड के कारण हो गए। तो श्रीलंका में ये किया गया, नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर गेहूं चावल का उत्पादन एकदम 20% गिर गया, चाय का उत्पादन गिर गया और श्रीलंका तबाही की ओर बढ़ गया। और वहाँ पर जो राष्ट्रीय आहार का मूल्य था वो करीब 1.5 गुना हो गया, यानी 50% बढ़ गया थोड़े से समय में। और इसके कारण दूसरी समस्या ये हुई, बढ़ा मूल्य इसलिए क्योंकि श्रीलंका में अन्न की उपलब्धता कम हो गई, तो श्रीलंका को बाहर से अन्न खरीदना पड़ा। बाहर से अन्न खरीदने के लिए उसको डॉलर खर्च करने पड़े। यहाँ तक तानाशाही श्रीलंका झेल रहा था, लेकिन इस बीच में कोविड आ गया, तो श्रीलंका की जो राष्ट्रीय कमाई है उसमें बहुत सारे रशियन और दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं, वहाँ समय बिताते हैं, उससे जो धन आता था वो धन भी अटक गया। तो श्रीलंका सरकार की इस नीति की पोल खुल गई, जिसके कारण श्रीलंका तबाही के कगार पर पहुंच गया। आपने देखा कि किस तरह से ऑर्गेनिक खेती ने श्रीलंका को तबाह कर दिया। देखिए, खेती की एक मूल बात समझिए, जितने लोग धरती पर, उनके लिए तो अन्न होना ही चाहिए। अन्न की क्वालिटी और अन्न की बेहतरी एक बाद का विषय आता है। अब क्या हुआ कि जो श्रीलंका में हुआ था उससे अंतर्राष्ट्रीय एलीट को चैन नहीं पड़ा। व्यापारी तो पुश करता रहता है, उसका फायदा हो नहीं हो, अच्छा प्रयोग हो खराब प्रयोग हो, वो चाहता है कि इसको लागू करो और माल कमाओ। तो यूरोप में, पूरे यूरोप में इस एलीट ने इस एजेंडा को पुश किया, और पुश करने के बाद सारे किसानों पर ये पाबंदी लागू कर दी गई। ये कहा गया कि आप 20% तुरंत फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बंद करिए यूरोप में। इसके अलावा ग्रीन हाउसेस के नाम पर किसानों को मिलने वाले ट्रैक्टर और डीजल को भी महंगा कर दिया गया, ताकि किसान की खेती महंगी हो जाए और उसके आधार पर खूब सारा कमाई की जाए। फार्मिंग सेक्टर वहाँ का इस बात को लेकर बहुत गुस्से में था, और उसने देखा कि ये जो कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी आई है पूरे यूरोप की, वो एक समस्या खड़ी करने वाली है। क्योंकि इस ग्रीन डील में 2050 तक नेट ज़ीरो का वादा यूरोप ने कर दिया है। किसान की दिक्कत ये थी भैया कि अगर हम बगैर फर्टिलाइज़र के राशन पैदा करेंगे, उपज, खाना हो, सब्जियां हो, अनाज हो, जड़ी बूटियां हो, जो भी हों, तो हमारा उत्पादन आधा रह जाएगा। और जो उत्पादन आधा रह जाएगा उस उत्पादन की क्वालिटी बेहद घटिया होगी। बैंगन होगा टेढ़ा, कुछ और होगा, कीड़े लग जाएंगे। तो उस सारी स्थिति में वैसे भी वहाँ पर पशुओं को मारा जा रहा। ऑस्ट्रेलिया में बड़ी संख्या में ऊँटों को मार दिया गया ताकि वहाँ पर मांस की उपलब्धता कम हो जाए, दूध की उपलब्धता कम हो जाए। तो यहाँ पर यूरोप में इन्होंने क्या किया कि ज़बरदस्त कटौती की, और किसानों ने कहा कि बॉस ये तो मामला ऐसा है कि अगर अन्न कम होगा तो भूखमरी फैलेगी। क्योंकि अन्न अगर पूरे यूरोप के देश, यूरोपियन यूनियन के कितने मेंबर हैं पहले ये जान लीजिए आप, पूरे यूरोप के 27 देशों के किसान इसके खिलाफ सड़क पर उतर आए।
हर तरफ, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये मसला इंसानियत के अस्तित्व का है। श्रीलंका में जब ये हुआ तो खाने पीने की चीज़ें कितनी महंगी हो गई थी, 100 रुपये की चीज़ 150 रुपये में खरीदनी पड़ रही थी, भूखमरी के हालात पैदा हो गए थे, गरीब लोगों की पहुंच से अन्न बाहर हो गया था। और अब यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश हैं, 28 देश हैं, उन्होंने भी ये बीड़ा उठाया कि ये तो लागू नहीं होने देंगे सरकार का। अब यूरोपियन यूनियन में क्या है कि ये 27 देश जो हैं, इन्होंने अपनी मिला के एक संसद बना ली। ऐसा करने के भी इंटरनेशनल एलीट को कई फ़ायदे हैं। उसको अलग अलग देश के नेताओं से सिर नहीं मारना पड़ता। यूरोपियन यूनियन की जो संसद है, वहाँ से चीज़ें पार करा लो और पूरे यूरोप पे उसको लागू कर दो। तो यूरोपियन यूनियन की संसद से ये नियम भी पारित किया गया। लेकिन किसानों का संघर्ष, जर्मनी के लोग, दुनिया भर के लोग, वो ह्यूमन वैल्यूज़ को जानते हैं, इंसान की कीमत को जानते हैं, और उन्होंने ये बीड़ा उठाया। उस बीड़ा को उठाने के बाद क्या हुआ, आप फॉक्स न्यूज़ का एक डिस्कशन सुनिए जो मैंने अपने बगल में लगाया है। Well, so the German farmers are absolutely right to be angry here because for the last few years and decades, both the German government and the European Union government has essentially been taking away all the rights for them to use certain pesticides, and that has reduced their yields. And now they're coming back and saying you also need to increase the taxes on tractors and diesel. So these farmers are really struggling. They don't see the future for them. As consumers, we want good food products and we want them at a good price. But for that, we also need farmers that stand on solid financial ground. And I just don't see the German government currently understanding that. What I don't understand is why any government or entity, international organization would want to mess with the food supply. Well, the problem is that they're under pressure to reduce their carbon dioxide emissions, and they try to blame. फॉक्स न्यूज़ के डिस्कशन में लगातार ये लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या अमेरिका के किसान इससे सीखेंगे, क्योंकि अमेरिका का भी नंबर आने वाला है। तो जिस ग्रीन हाउस एमिशन, ग्रीन हाउस गैस और दूसरी चीज़ों के नाम पे ये पूरा का पूरा खेल हमारी दुनिया भर के देशों के सिर पे मढ़ा गया, थोपा गया, ठूसा गया, उसमें भारत के किसान भी निशाने पर हैं। अभी किसानों को क्या नुकसान हो रहा है? अभी नुकसान ये हो रहा है, अडानी की ग्रीन एनर्जी और दूसरी बहुत सारी कंपनियां अब धीरे धीरे खेतों के अंदर अपने सोलर फार्म लगाने वाली हैं। ज़मीन ले लेंगे लीज पे, और उस लीज पे ज़मीन लेके उससे सोलर एनर्जी बनाएंगे, बिजली बनाएंगे, आपको बेचेंगे महंगे दाम में, और आपका खाने का उत्पादन भी कम हो जाएगा। ये एक शुरुआत है। कमिटमेंट वही है, आप जब चाहें निकाल के पढ़ लें कि नेट ज़ीरो को लेकर 2070 तक भारत का कमिटमेंट क्या है। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत के और दुनिया के बौद्धिक हलकों में इस पर चिंता नहीं है। हम सबकी कंडीशनिंग कर दी गई है। भाई ठीक है, आपको पर्यावरण ये वो सब करके आप कह रहे हो, लेकिन अन्न की क्वालिटी की बात कर रहे हो, तो भैया लोगों को भरपेट भोजन तो चाहिए। अब आप कहेंगे कि साहब ऑर्गेनिक भोजन तो इतना उत्तम भोजन होता है, क्या बकवास करो। कुछ लोग आके लिखेंगे अपनी तलखी लाके। भैया दुनिया में ये जो ऑर्गेनिक और ये जो क्वालिटी और फला क्वालिटी, दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड आदमी कौन है? दुनिया में ऐसा व्यक्ति बताइए जो किसी भी रेयर से भी ज़्यादा, रेयर जंतु से ज़्यादा, जिसको जानवर से भी ज़्यादा संरक्षित रखा जाता है, जिसको बेस्ट डॉक्टर जिसके पास उपलब्ध हैं, जिसके कपड़े पहनने से पहले चेक किए जाते हैं, जिसका खाने से पहले खाना चेक किया जाता है, जिसके स्वास्थ्य की नियमित देखभाल होती है, जिस आदमी के नज़दीक भी कोई भी खराब चीज़ फटकने तक नहीं दी जाती, जिस आदमी के पास विश्व का सबसे अच्छी क्वालिटी का भोजन उपलब्ध है, बिल गेट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा, और वो आदमी हैं किंग चार्ल्स, ब्रिटेन का महाराजा। किंग चार्ल्स को कैंसर हो गया, तो फर्टिलाइज़र से कैंसर होता है क्या? वो तो ऑर्गेनिक फूड खाता है, उसके अपने खेत हैं जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट फूड की क्वालिटी का ध्यान रख के फूड उगाते हैं। ऐसा खाना उगाया जाता है जो पूरी तरह से हर लिहाज से सुरक्षित हो।
तो आप कहेंगे कि बात आपकी सही हो सकती है, लेकिन साहब हम कब तक ये जहर खाते रहेंगे? क्योंकि आपको तो जहर ही समझाया गया। ये तो एनवायरनमेंट का मामला है भाई। एनवायरनमेंट की चिंता अगर हो सकती है तो इसी से क्यों होनी चाहिए? दुनिया भर में जो उद्योगपति, जो एलीट है, जो दुनिया भर के अमीरजादे हैं, जो दुनिया भर के पूंजीपति हैं, वो पर्यावरण का क्या हाल कर रहे हैं, जरा इस पे भी नज़र डाल लीजिए। पूरे के पूरे दक्षिण भारत की जो फार्मा इंडस्ट्री है, हैदराबाद में तो एक झील है जिसके अंदर सारी जो फर्म है वहाँ पे दवा बनाने वाली, वो उसके अंदर अपना पानी डालती हैं, एंटीबायोटिक वगैरह वगैरह का। उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो गए हैं जिनको कभी मारा ही नहीं जा सकता किसी भी दवा से। अभी मैंने ये जो हसदेव अरण्य वाली स्टोरी थी, छत्तीसगढ़ वाली, अडानी साहब के लिए लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं जहाँ से कोयला निकाला जाएगा। क्या वो पर्यावरण का खतरा नहीं है? क्या हिंदुस्तान भर में इंडस्ट्री जिस तरह से गंदा डाल रही है पानी के अंदर, वो पर्यावरण का मसला नहीं है? भारत की नदियाँ प्रदूषित इसलिए नहीं हैं। अभी देखिए फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी लॉकडाउन के टाइम पे, आप तो खाना बना ही रहे थे ना, आप तो सारे काम कर रहे थे गाड़ियाँ चलाने के अलावा। लेकिन फैक्ट्रियाँ बंद होने वर से पंजाब से हिमालय के पहाड़ दिखने लगे थे। तो कभी आपने क्या उन पे प्रतिबंध लगाने की बात की? कोई दुनिया भर में समझौता हुआ? समझौता होता है तो ई व्हीकल खरीद लो, पेट्रोल मत चलाओ, हाइड्रोजन चलाओ। मैं सब की हकीकत बता चुका हूं। ई व्हीकल पर्यावरण की कैसे सत्यानाश कर रहा है, हाइड्रोजन फूल कैसे कामयाब नहीं है, एक बकवास है। ई व्हीकल पर्यावरण को साफ रखने से ज़्यादा गंदा करते हैं, ये सब मैं साबित कर चुका हूं आपके सामने। तो मसला सिर्फ इतना सा है कि दुनिया में फूड की स्कार्सिटी पैदा करना है। हाँ, मानता हूं फर्टिलाइज़र हटा देना चाहिए, विकल्प कौन देगा? फर्टिलाइज़र की जगह क्या इस्तेमाल होना चाहिए कि हिंदुस्तान के और दुनिया के लोगों को फूड अवेलेबल हो, इसका जवाब दीजिए। मोदी जी का दावा 400 सीटें लाएंगे और ऐसी ठोस नीति बनाएंगे जो 100 साल तक भारत पे राज करेगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जो दस्तखत करके आए हैं, ये उससे भी बुरे दस्तखत हैं जो WTO में नरसिंह राव करके आया था, जिसके कारण पूरी दुनिया गुलाम बनी हुई है। भारत में आज हालत ये है कि पूरी दुनिया को चावल की सप्लाई हम करते हैं। अगर भारत में ये नियम लागू हो गया तो हमारे किसान का जो चावल बाहर जाता है उसका क्या हाल होगा, कल्पना कर लीजिए। और मिडिल क्लास को जो फूड मिलता है वो कितना महंगा हो जाएगा, इसकी कल्पना कर लीजिए। बहुत ही खतरनाक साजिशें करते हैं ये बड़े बड़े लोग, और पूरी दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको अमेरिका की पावर, दूसरी पावर के ज़रिए मुट्ठी में रखा जाता है, उसको लागू किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको खुशी हुई होगी कि हमारी लड़ाई उन किसानों से जीत ली है, उन 28 देश के किसानों ने जीत ली है जो सड़कों पर उतरकर लगातार संघर्ष कर रहे थे। अच्छी बात यह है कि उनकी 7 दिन में ही सुनवाई हो गई, उनको महीनों इंतज़ार नहीं करना पड़ा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आंदोलन बनेगा, और इसको आंदोलन बनाने के लिए इसको पहले तो डाउनलोड कर लीजिए, कब कौन उड़ा दे पता नहीं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि ये जागरूकता पैदा करना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, जय हिंद।